बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज पाकिस्तानी कौम शुक्रगुज़ार है नीदरलैंड की, साउथ अफ्रीका की, कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। और साउथ अफ्रीका जो है वो जो हस्ब रिवायत हमने देखा कि जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है और बिलखुसूस जब वर्ल्ड कप आता है तो एक चोकर वाला उनका जो तारीख़ रही है वो उसमें उसी तरह साबित हुए हैं। बहरहाल जी, हम लोग सेमीफ़ाइनल में, पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में पहुँच चुका है। इससे पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। अगर ओवरऑल हम ये जो 12 टीमों का खेल था, जो पहला मरहला था पाकिस्तान के लिए, वैसे तो वर्ल्ड कप का ये दूसरा था, इससे पहले भी एक मरहला हुआ जिसमें 12 टीमें मुंतखब हुई। पाकिस्तान के लिए ये पहला मरहला था। इसको हम देखें और हम सारा मवाजना करें अपनी कारकर्दगी का, तो कोई हालात हमारे इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, भारत के ख़िलाफ़ जो मैच था उसमें बहुत से बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो हैं वो भारत की फेवर में गए। जिस तरह वो कोहली वाली नो बॉल थी। फिर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वी हैड अ बैड डे, लेकिन वी हैड अ बैड प्ले ऑल एज़ वेल। तो हम बहुत बुरा खेले थे, लेकिन ऑनवर्ड फिर कुछ हमने कम बैक करने की कोशिश की। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमने कम बैक किया, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने कम बैक किया, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ हम अच्छा खेले। लेकिन ये इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान का पूल है उसमें दो बड़े अपसेट हुए। एक बड़ा अपसेट ये था कि जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को हराना और दूसरा नीदरलैंड का साउथ अफ्रीका को हरा देना। अगर हम ये देखें तो हम कतई तौर पर इस बात से इनकारी नहीं हो सकते कि हम 100% किस्मत पर ही इन्हिसार कर रहे थे। पहले मैचेस में किस्मत ने कुछ साथ नहीं दिया और उसके बाद हमने किस्मत ने हमारा साथ दिया और एक अपसेट हो गया, और अपसेट के नतीजे में हम सेमीफ़ाइनल में पहुंच चुके हैं। कारकर्दगी को अगर हम ग्रेड करें, कौम की टीम की बॉडी लैंग्वेज को ग्रेड करें, कॉन्फिडेंस को ग्रेड करें, तो शायद 10 में से 5 नंबर ही मिलते हैं। लेकिन अब हम सेमीफ़ाइनल में हैं, सो आई वुड लव कि हम बूस्ट करें अपनी टीम को। जो हो गया वो हो गया। अगर सेमीफ़ाइनल के मैच में पाकिस्तानी टीम एक भरपूर हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ, एग्रेशन के साथ जाती है, तो मुझे यकीन है कि हम सेमीफ़ाइनल में कामयाबी हासिल कर लेंगे। हमें यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि जो 1992 का वर्ल्ड कप था वो भी इसी खित्ते में था, ऑस्ट्रेलिया में ही था, न्यूजीलैंड में ही था, और उसमें भी बारिशों की मरहून मिन्नत हम पहुँचे थे। और 1992 के वर्ल्ड कप को लेकर हमें ये भी समझना चाहिए कि उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बहुत से हवालों से अपनी तारीख़ बदली। एक तारीख़ तो हमारी ये है कि 92 के बाद आज तक तकरीबन 30 बरस हो गए हैं, हम कोई वर्ल्ड कप ODIs का नहीं जीत सके। बहुत से वर्ल्ड कप ऐसे थे जिसमें हम बहुत करीब आए, सेमीफ़ाइनल तक हम पहुँचे, 99 में हम फाइनल तक भी पहुँचे थे, लेकिन हम फतहयाब नहीं हो सके थे। T20 में हमारे क्रेडिट पे हैं, T20 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 92 वाली तारीख़ बाबर आज़म की किस्मत में भी आएगी? बहुत से लोगों का ये कहना है कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मत इसलिए साबित हुआ कि उसके बाद हमने ये देखा कि 1996 से इमरान खान सियासत में आए, और सियासत में आते ही करते करते वो दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब तक पहुँचे। और क्या अब बाबर आज़म को भी हम मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म देखेंगे? अज़राए तफन्नुन ये बात तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप इस हकीकत से भी आंखें नहीं चुरा सकते कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं तो हो सकता है 20-25 साल के बाद का वज़ीर-ए-आज़म बाबर आज़म भी हो। ये एक अलहदा बात है कि इमरान खान कैसे वज़ीर-ए-आज़म बने और कितनी उनकी जिद्दोजहद रही। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में क्रिकेट का और सियासत का बड़ा चोली दामन का साथ है। सो हम दुआ करते हैं कि हमारी टीम ये T20 वर्ल्ड कप लेके आए, बाबर आज़म के हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में ये एज़ाज़ आए। बाकी तो सियासी बातें बात की हैं, यहाँ पे हालात बदलने में कुछ वक्त नहीं लगता। वो लोग जिनको दाएं जानिब समझा जाता था, जिनको राइटियस्ट विंग की जमातें समझा जाता था, उनको कल्टी खाने में, उनको लेफ्टियस्ट विंग की तरफ जाने में वक्त नहीं लगता। नवाज़ शरीफ की बात करें तो उनको ये हकीकत है कि उन्होंने ज़ियाउल हक की सियासी कोख से जन्म लिया, फिर उसके बाद वो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। अगर हम बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान ने पिछले 10-12 सालों में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रही है, जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट रही है, उसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया। लेकिन इस वक्त वही सबसे बड़े उनके ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं, वही राइट से लेफ़्ट पे आ चुके हैं, वही डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वही सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। बहरहाल अब सवाल सबसे बड़ा ये है जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं कि FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही वज़ीराबाद के वाक़े की। फैसल शाहकार साहब ने भी अपनी सर्विसेज लौटा दी हैं वफाक को, और वफाक ने भी जो CCPO लाहौर हैं डोगर साहब, उनको सस्पेंड कर दिया है। परवेज़ इलाही साहब की तरफ से खामोशी सामने आ रही है। अब वजह क्या है कि पंजाब हुकूमत इंटैक्ट है, इमरान खान की हुकूमत होते हुए भी उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। कौन है
کہ جس نے ایف آئی آر روک رکھی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ جو ایف آئی آر کا متن ہے، یہ جو درخواست کا متن ہے، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں زبیر نیازی صاحب جنہوں نے یہ درخواست دی ہے، وہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس ایف آئی آر پہ بھی سیاست ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے سیاست تو ہوگی، عمران خان ایک سیاسی فگر ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ شوکت خانم کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، ریسکیو کا اہلکار جس نے آ کے بیان دیا۔ اول تو بات یہ ہے، میں جب سیلاب کور کر رہا تھا، ہم بات کر رہے تھے ریسکیو 1122 کے لوگوں سے، اور ہم ان سے جب بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ بھائی ہمارے آفیسر سے بات کیجئے، جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں ان سے بات کیجئے۔ یہ جوان جس نے عمران خان کو ریسکیو کیا، اس کی سٹیٹمنٹ کیسے آ گئی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ آنے کے باوجود وہ جو کہہ رہے ہیں، پھر شوکت خانم کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، گولیاں یاسمین راشد صاحبہ کے مطابق لگی 2، نکلی 3، پھر 4 بھی ہو گئیں، پھر بعد میں یہ بھی آیا کہ یہ گولیاں تھیں یا گولیوں کے ٹکڑے تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ معاملہ اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ کیس بن بھی جائے، ایف آئی آر ہو بھی جائے تو یہ واقعہ ویسا ہی لگتا ہے کہ بینظیر بھٹو کے شواہد جیسے کرائم سین کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا تھا۔ اب عمران خان کی ایف آئی آر ہو بھی جائے تو معاملہ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ شاید وہ حقیقی لوگ جو اس سارے معاملے میں ملوث رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، ابہام ہے، تضاد ہے، ہیجان ہے، اضطراب ہے، کنفیوژن ہے، اور عمران خان یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ اختیار نہیں تھے، حضور اختیار نہیں تھے تو 3 سال 8 ماہ کیوں وزیر اعظم رہے؟ آج اگر آپ کی حکومت ہوتے ہوئے بھی آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو کیوں بیٹھے ہیں پنجاب حکومت میں؟ پرویز الہی صاحب سے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ریزائن کر دیں؟ تو یہ سیاسی آپٹکس اور یہ سیاسی باتیں ساری جو ہو رہی ہیں، یہ اپنے اپنے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ ایف آئی آر ہونے کو بھی اپنے فائدے کے لیے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور ایف آئی آر نہ ہونے کو بھی اپنے فائدے کے لیے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور خان صاحب جو کہتے ہیں جی عوام کیا بھینس بکریاں ہیں، تو ہر کوئی بھینس بکریوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔